हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपकी तैयारी को और अच्छी कराने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर चले हैं, जिसके तहत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम आपको अगले चैप्टर यानी कि परमाणु चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पिछले साल विगत वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी बन रही है। तो बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चैप्टर है परमाणु, ध्यान में रखेंगे कौन सा चैप्टर होगा, परमाणु चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है कैथोड किरणें समूह है। कैथोड किरणें समूह है, यह प्रश्न जो है 2020 और 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2020 और 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कैथोड किरणें किनकी समूह होती है। विकल्प दिया गया इलेक्ट्रॉनों की समूह है, प्रोटॉनों की समूह है, न्यूट्रॉनों के समूह है या परमाणुओं के समूह है। याद रखेंगे कैथोड किरणें क्या है बाबू, तीव्रगामी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का समूह है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों का समूह है, अर्थात विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन के लिए विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। कैथोड किरणें क्या हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 2020 एग्जाम में पूछा गया सीबीएसई में, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए विकल्प देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। किसी परमाणु के भीतर उसका अधिकांश भाग खाली होता है, रदरफोर्ड ने बतलाया था। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन पर कार्यरत गुलामी बल के प्रभाव की परिक्रमा करते हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा उसका कुल धनावेश केंद्र पर सांद्रित होता है। इस मॉडल द्वारा परमाणु के अस्थायित्व को स्थापित किया गया। ध्यान देंगे, रदरफोर्ड के अनुसार यह बात नहीं बतलाया गया था। रदरफोर्ड का नियम इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इस मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को स्थापित किया गया। यानी यहां सही विकल्प क्या होगा, डी होगा। यहां पर सही विकल्प क्या होगा बेटा, डी सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। यह प्रश्न जो है 2013-2020 के एग्जाम में पूछा गया है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी या ब्रैकेट श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। दृश्य भाग में जो है यहां पर विकल्प दिया गया है ए बी सी डी। दृश्य भाग में कौन होता है, बामर श्रेणी। दृश्य भाग में बामर श्रेणी होती है, याद रखेंगे बामर श्रेणी जो है दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग में। लाइमन श्रेणी कहां होती है, पराबैंगनी भाग में, पराबैंगनी भाग में लाइमन श्रेणी। पास्चन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी जो है ये अवरक्त भाग में पड़ते हैं, अवरक्त भाग में पड़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, बी सही है। कौन सा, बामर श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। हम्फ्रीस श्रेणी, फुंड श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी या लाइमन श्रेणी। हम्फ्रीस होना चाहिए यहां पर। कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अभी हमने यहां पर पढ़ा, अभी यहां हमने ध्यान देंगे कि बामर श्रेणी हमने बोला दृश्य भाग में पड़ता है और लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है। कौन सा यहां पूछ रहा है, अवरक्त में नहीं पड़ता है। तो लाइमन वाला जो है अवरक्त में नहीं पड़ता है। लाइमन श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। किस भाग में पड़ती है, पराबैंगनी भाग में पड़ती है। बाकी ये सब जो हम्फ्रीस, फुंड और ब्रैकेट हैं ये सभी जो हैं अवरक्त भाग में पड़ते हैं। सही विकल्प क्या होगा, डी सही होगा। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
कितना है बेटा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? दूसरी बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सूत्र होगा E1 बटा में n स्क्वायर, E1 का मान है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा n का मान 2 रखेंगे, पूछ रहा दूसरी बोहर कक्षा में 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा। n के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग करिएगा कितना होगा? 4 होगा। -13.6 को 4 से भाग करेंगे, -13.6 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विकल्प नंबर ए करेक्ट है। सही विकल्प यहां क्या होगा? सही विकल्प ए होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, 2011 की परीक्षा में पूछा गया है बेटा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? 1.8 × 10 का 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, 1.8 × 10 का -19 कूलाम प्रति किलोग्राम, 1.9 × 10 का -19 कूलाम प्रति किलोग्राम, या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो है E/m से ज्ञात करते हैं, E/m से ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। और E/m का मान 1.758 × 10 का घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है, प्रति किलोग्राम होता है। 1.758 × 10 का घात 11। ये विकल्प कहीं इसमें नहीं दिया गया है। इसको हम 1.758 को लगभग 1.8 लिख सकते हैं, यानी यहां पर सही विकल्प हम ए को मान सकते हैं। 1.8 × 10 का घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम, सही विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? आयनन ऊर्जा E बराबर, आयनन ऊर्जा E बराबर होता है E∞ -E1, E∞ -E1। E∞ का मान होगा 0, माइनस E1 का मान इसके लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। अगर हमारी क्लास समझ में आ रही होगी तो इस क्लास को लाइक जरूर करेंगे, और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे क्लास को। अभिलाक्षणिक एक्स किरण विकिरण उत्पन्न होते हैं। अभिलाक्षणिक एक्स किरण विकिरण कब उत्पन्न होते हैं? विकल्प दिया गया है इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा तक त्वरित किए जाएं, इलेक्ट्रॉनों का स्रोत एक वर्णीय इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करे, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। बमबारी करने वाले इलेक्ट्रॉन लक्ष्य के परमाणुओं से भीतरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निकालें तथा प्रकाश तथा इस प्रकार रिक्त स्थान में बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करे, ये सही होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा, यहां पर सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी आती है, किस भाग में पाश्चन श्रेणी पड़ता है? भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाश्चन श्रेणी पड़ता है? विकल्प दिया गया और रक्त क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश में, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा और रक्त क्षेत्र में। पाश्चन श्रेणी कहां पड़ती है? और रक्त क्षेत्र में पड़ती है। करेक्ट ऑप्शन यहां ए होगा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात 1/137 होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के वेग और प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, स्टीफन नियतांक कहते हैं, या सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं,
या बोल्टमैन नियतांक कहते हैं। सही ऑप्शन होगा सूक्ष्म संरचना नियतांक। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा, सूक्ष्म संरचना नियतांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2018 की परीक्षा में पूछा गया कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है h/2 होता है। कोणीय संवेग कितना होगा बेटा? h/2 होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहां पर, संलग्न चित्र में किसी नाभिक N के समीप से गुजरते हुए अल्फा कण के 3 पथ दिखाए गए हैं, इनमें कौन सा पथ सही होगा? अल्फा कण की बात हो रही है। अल्फा कण कैसा होता है? धन आवेशित होता है। अल्फा कण धन आवेशित है और नाभिक भी धन आवेशित होता है। ये नाभिक अगर है तो नाभिक धन आवेशित होता है, प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज के पास से कोई अल्फा कण जाए, धन आवेश जाए, तो प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होगा। प्लस प्लस के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, जो कि हम देख रहे हैं यहां प्रतिकर्षण नहीं हुआ है, यहां भी प्रतिकर्षण नहीं हुआ है, यहां पर प्रतिकर्षण हुआ है। अल्फा कण जो है नाभिक से दूर जा रहा है, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है। तो कौन सा पथ सही होगा? कौन सा पथ सही होगा? यहां पर पथ 3 सही है, केवल पथ 3 सही है, केवल पथ 3 सही। यहां विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा बाबू। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में अस्थायी कक्षा के लिए कौन सा शर्त है? हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में अस्थायी कक्षा के लिए कौन सा शर्त सही है? कोणीय संवेग का क्वांटाइजेशन होता है, रेखीय संवेग का क्वांटाइजेशन होता है, ऊर्जा का क्वांटाइजेशन होता है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। भाई विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। यहां पर कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण होता है। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में अस्थायी कक्षा के लिए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा, कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है। परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितना दिया है बाबू? A दिया है और परमाणु क्रमांक Z है, A-Z। विकल्प नंबर डी सही होगा। कौन सा सही है? विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 15 है, एक्स किरणें हैं, किस तरह की किरणें हैं? एक्स किरणें किस तरह की है? 2023 एग्जाम में पूछा गया है। गतिमान इलेक्ट्रॉन है, गतिमान धनात्मक आयन है, गतिमान ऋणात्मक आयन है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? यहां सही विकल्प होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें वही किस तरह की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। भी त्वरक, त्वरक कितना दिया गया? भी त्वरक विभव पर उत्पन्न एक्स किरण की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। विभव भी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। विभव बदलकर 4v कर दिया जाए तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? प्रारंभ में बताया जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान भी विभव पर एक्स किरण के लिए लैम्डा दिया गया है। सूत्र होता है लैम्डा बराबर hc/ev। hc/ev पूछ रहा है कि अगर इसको हम लोग v के जगह पर 4v कर दे तब मिनिमम तरंग दैर्घ्य क्या होगा? लैम्डा मीन डैश ज्ञात कर रहे हैं। hc/e v के जगह पर 4v कर देना है तो हो जाएगा hc/4ev 1/4
और HC बटा में EV के जगह पर लेमडा रखेंगे, कितना आ जाएगा, लेमडा बटा 4। क्या सही होगा, लेमडा बटा 4 होगा। कहीं लेमडा बटा 4 कहीं नहीं दिख रहा है, 4 बटा लेमडा लिखा, गलत लिख दिया है। क्या होना चाहिए, लेमडा बटा 4 होना चाहिए था। सही आंसर क्या होगा बेटा, लेमडा बटा 4 होगा। कुलीज नली द्वारा उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है, कैथोड तथा लक्ष्य इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, नहीं, इस पर निर्भर नहीं करती, बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। कैथोड तथा लक्ष्य इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, हाँ ये सही है। किस पर निर्भर करता है, कैथोड तथा लक्ष्य इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर पर। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक्स किरण ट्यूब के सिरों पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए, विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है, तो इसके फलस्वरूप उत्सर्जित विकिरण क्या होगा, उत्सर्जित विकिरण क्या होगा। तो उत्सर्जित विकिरण के लिए तरंग दैर्घ्य जो होता है, तरंग दैर्घ्य लेमडा मीन जो है, अभी हमने पढ़ा HC बटा में EV, लेमडा मीन HC बटा EV, या हम कह सकते हैं लेमडा मीन प्रोपोर्शन टू 1 बटा V, यानी V को बढ़ाइएगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, V को बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। क्या हो रहा है, यहां पर विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या होगा, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य घटेगा। विकल्प नंबर C सही है, यहां पर न्यूनतम तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा भाई, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन C है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण का वेग कितना होता है। एक एंगस्ट्रॉम दिया जा रहा है, एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण का वेग कितना होता है। विकल्प में दिया जा रहा है 3.0 गुणे 10 का 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3.0 गुणे 10 का घात 10 मीटर प्रति सेकेंड, 3.0 गुणे 10 का घात 11 मीटर प्रति सेकेंड, 3.0 गुणे 10 का घात 12 मीटर प्रति सेकेंड। क्या सही होगा, 3.0 गुणे 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। सही ऑप्शन कौन होगा, ए सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, एक्स किरण की वेधन क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। विकल्प में दिया गया है इनकी ऊर्जा पर, ट्यूब में धारा पर, इनकी तीव्रता पर, कैथोड की प्रकृति पर। एक्स किरण की वेधन क्षमता इनमें से किस पर निर्भर करती है, तो इनकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। E बराबर होता है HV या E बराबर HC बटा लेमडा, HC बटा लेमडा किस पर निर्भर करती है, ऊर्जा पर निर्भर करती है। एक्स किरण की वेधन क्षमता इसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कठोर एक्स किरणों में, कठोर एक्स किरणों में इनमें से क्या पाया जाता है। तरंग दैर्घ्य का मान ज्यादा होता है, तीव्रता ज्यादा होती है, आवृत्ति कम होती है, या फोटॉन की ऊर्जा ज्यादा होती है। कठोर एक्स किरणों में सही विकल्प डी होगा, फोटॉन की ऊर्जा जो है ज्यादा होती है, फोटॉन की ऊर्जा ज्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है, 2018-2021 में पूछा गया। वो क्लास अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप हमारी क्लास से संतुष्ट हैं, क्लास आपको अच्छे तरह से समझ में आ रही है। अगर कहीं कोई दिक्कत है, किसी प्रश्न में कंफ्यूजन लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। जहां कहीं भी दिक्कत लगे जरूर टाइप करेंगे, आपको निश्चित रूप से सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा, क्लास समझ में आया, तो वो भी टाइप करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है, h/2 पाई जूल सेकेंड होता है। क्या होता है, h/2 पाई जूल सेकेंड होता है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यहां करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कैथोड किरणें हैं, किस तरह की किरणें होती है। कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, धन आविष्ट कण है, अनाविष्ट कण है, या ऋण आविष्ट कण है। कैथोड किरणें जो है ऋण आविष्ट कण होते हैं।
कैसे होते हैं? ऋण आविष्ट कण होते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणे 10 का घात 1.602 गुणे 10 का घात -19 जूल होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। भाई बीटा किरणें क्या है? बीटा किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो कहां विक्षेपित होती है? क्योंकि इन पर ऋण आवेश पाया जा रहा है और ऋण आवेश पाए जाने के कारण चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होंगी। विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा यहां पर। सही ऑप्शन डी है। बोर का अभिवृद्धि शर्त क्या होता है? बोर के लिए अभिवृद्धि शर्त क्या होता है? डेल्टा ई बराबर होता है E1 माइनस E2। डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2 बराबर HV। कौन सा सही है? यहां पर ए दिया जा रहा है E1 माइनस E2 बराबर 1/2 HV। E1 माइनस E2 बराबर HV सही कौन होगा? बी सही होगा। सही ऑप्शन यहां बी है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा बेटा। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? दाता अपद्रव्य परमाणु पंच संयोजी होता है। कैसा होता है? पंच संयोजी होता है, यानी कि इनकी संयोजकता 5 होगी। विकल्प नंबर सी सही है। सही ऑप्शन सी होगा। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्या है? किस क्षेत्र से संबंधित है? 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह एक्स किरण से संबंधित होगा। सही ऑप्शन बी है। सही ऑप्शन यहां पर बी होगा। तो बच्चों हमने आज के क्लास में आपको परमाणु चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप इन प्रश्नों को जरूर याद करके रखेंगे, समझ कर चलेंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाएं, फरवरी में आप एग्जाम देने जाएं तो वहां पर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम आपके साथ हैं। आपके एग्जाम की तैयारी हर संभव प्रयास करेंगे कि अच्छी करा सके हम। अभी हम आपको नेक्स्ट सीरीज में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अतः आप लोग सपोर्ट करते रहें, प्रेम बनाए रहें, प्यार देते रहें। आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।